एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि कल की क्लास में हमने खत्म किया था अपना बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यूज, एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज ग्रेविटेशन। बेसिकली ग्रेविटेशन आपको ये तो नॉर्मल भाषा में पता ही होगा कि जो अर्थ फोर्स अप्लाई करती है अपनी तरफ चीज़ों को खींचने के लिए, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशन। और वहीं जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें जब हमने एक बॉक्स का एग्जाम्पल लिया था, लाइक दिस इज द ग्राउंड एंड हियर वी हैव अ बॉक्स, तो हमने देखा था कि यहाँ से अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी साइड से क्या आता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और वहीं नीचे ग्राउंड से क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऊपर से आता है फोर्स ऑफ रिएक्शन। सो ये जो फोर्स है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमारी अर्थ है वो अपना फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचती है, विच इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने यही पढ़ा था कि जो अर्थ होती है उसके पास भी अपना एक फोर्स होता है जिसे लगाकर, जिसे अप्लाई कर कर अर्थ जो है वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में दैट इज ग्रेविटेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम पिछले चैप्टर से दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो हमने फिजिक्स में पढ़ा था उससे रिलेट करते हुए आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन एन बॉडी, मोशन इन एनी बॉडी, यानी कि अगर कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट पे है तो उसको हमें मोशन में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो बॉडी अपने आप से मोशन में आ जाएगी, वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स ताकि वो बॉडी जो है वो मोशन में आ जाए। और जो फोर्स है वो कोई भी हो सकता है, लाइक द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द ग्रेविटेशनल फोर्स और द फोर्स ऑफ रिएक्शन। लेकिन इस चैप्टर में वी विल बी टॉकिंग मेजरली अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ग्रेविटेशनल फोर्स का। आपने ये तो सुना ही होगा कि जो इसाक न्यूटन थे वो एक बार एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, वो जब कुछ सोच रहे थे तो अचानक से एप्पल गिरा, लाइक नीचे गिरा, तो उनके दिमाग में आया कि जो एप्पल है वो नीचे क्यों गिर रहा है, यानी कि जब ये एप्पल ट्री से टूटा तो ये एप्पल जो था वो ग्राउंड पे क्यों आया, वाई इट फॉल डाउन नॉट इट वेंट अपवर्ड, यानी कि वो ऊपर क्यों नहीं गया, वो नीचे क्यों आया, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी हुई थी कि जो एप्पल था वो नीचे फॉल क्यों किया, क्योंकि एक फोर्स था जो उस एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, और वो फोर्स कौन सा था, हमारा ग्राउंड का ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं एक बॉल का। सपोज आप एक हाइट पे हो और बॉल को थ्रो करो, जब आप बॉल को थ्रो करोगे तो वो जो बॉल है वो वहाँ पे स्टिक तो नहीं करेगी ना, बल्कि वो जो बॉल है दैट विल कम डाउन और दैट विल फॉल डाउन फ्रॉम दैट बिल्डिंग और फ्रॉम दैट हाइट। तो वो जो बॉल है ऑब्वियसली उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा ना, जिसकी वजह से वो ऊपर ना जाने की बजाय नीचे ग्राउंड की तरफ आई, और ग्राउंड में दैट इज अर्थ में कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यानी कि जो हमारा एप्पल होता है वो फॉल डाउन क्यों करता है, ड्यू टू ग्रेविटी और द ग्रेविटेशनल फोर्स। और वहीं जो हमारी बॉल है जब हम उसको हाइट से फेंकते हैं तो वो भी अर्थ पे आती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि ये जो दो हमारे ऑब्जेक्ट्स या फिर बॉडीज थी लाइक एप्पल और बॉल, इनको मोशन में लाने के लिए कौन से फोर्स ने अपना कमाल दिखाया, दैट वाज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसा फोर्स होता है जो हमारे अर्थ में या फिर जो हमारा ग्राउंड है उसमें होता है, जो वो हर एक चीज़ पे अप्लाई करता है टू अट्रैक्ट दैट थिंग। यानी कि जो हमारे अर्थ में फोर्स है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि जो अर्थ है वो फोर्स अप्लाई
अप्लाई करती है हर बॉडी को अपनी तरफ मोशन में लाने के लिए, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स और द ग्रेविटी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। नाउ लेट अस चेक आउट द definition or a good definition, proper definition of gravitational force. Earth attracts all the objects towards it, यानी कि जो अर्थ होती है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या फिर पुल करती है। सो द अर्थ अट्रैक्ट्स और पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी कि जो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ पुल करती है बाय अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज रेफर्ड टू एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ अर्थ। सो ग्रेविटी ऑफ अर्थ या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या होता है? बेसिकली जो अर्थ होती है वो हर एक चीज़ को पुल करती है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करती है, और इस फोर्स को ही हम कहते हैं gravitational force of earth. Now let us see some more examples of gravitational force of earth. आप एक बॉल लो, like you hold a ball in your hand, आप उसे upward थ्रो करो, वो एक हाइट तक तो अपवर्ड जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या वो वहीं पे रह जाएगी? ऑब्वियसली दैट बॉल विल कम डाउन, क्योंकि जब आपने अपना फोर्स लगाया तो उस बॉल को आपने अपवर्ड मूव कराया, लेकिन जब उस बॉल पे कोई फोर्स एक्ट होना बंद हो गया, जब आपने जो फोर्स लगाया था वो ख़त्म हो गया, तो उस बॉल पे कौन सा फोर्स एक्ट किया? ग्राउंड का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और फिर उस बॉल ने उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट होकर ग्राउंड की तरफ नीचे आती है। सो एक बॉल को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो पहले तो वो बॉल आपके फोर्स की वजह से ऊपर जाती है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो आपने फोर्स अप्लाई किया था वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जो वो बॉल है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉल को अपनी तरफ पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और फिर जो बॉल है दैट विल कम डाउन। वन मोर नेचुरल एग्जाम्पल इज द रेन फॉलिंग ऑन द अर्थ। बेसिकली जो हमारे क्लाउड्स होते हैं उनसे रेन नीचे ही क्यों आती है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्लाउड से जो रेन है वो ऊपर चली जाए और ऊपर, लेकिन वो नीचे फॉल डाउन करती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ आवर अर्थ। तो अभी हमने पढ़ा ग्रेविटी क्या होती है, जो अर्थ फोर्स अप्लाई करती है। नाउ अब हमारे पास एक न्यू टर्म आती है ग्रेविटी के लिए, कि बेसिकली जो न्यूटन थे, इसाक न्यूटन, वो क्या कहते थे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उस फोर्स को भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स ही कहते हैं। यानी कि न्यूटन ने क्या कहा कि सिर्फ अर्थ ही नहीं है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बल्कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके बीच में भी एक फोर्स अप्लाइड होता है, और वो फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। यानी कि अगर सपोजिंगली मेरे पास दो बॉल्स ग्राउंड पे रखी हुई हैं, तो उन दोनों बॉल्स के बीच में कौन सा फोर्स होगा? दैट वुड बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए हम देखते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड बाय एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। यानी कि जब भी हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स होंगे इस यूनिवर्स में, तो वो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे पे एक सर्टेन फोर्स अप्लाई करेंगे, और वो फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटी ऑफ अर्थ या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि अगर मेरे पास सपोजिंगली टू बॉल्स हैं, तो वो दोनों बॉल्स ही आपस में भी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रही होंगी, एंड दैट फोर्स वुड बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। चाहे वो फोर्स की वजह से कोई मोशन शो ना हो, चाहे उस फोर्स की वजह से कोई मूवमेंट ना हो, लेकिन वो दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, राइट? सो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। अब लाइक मैं एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास दो बॉल्स थी, मैंने दोनों बॉल्स को रखा हुआ है, तो उन दोनों बॉल्स के बीच में भी एक
फोर्स होगा जो वो दोनों एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे होंगे। चाहे वो फोर्स हमें विजिबल ना हो, उस फोर्स की वजह से कोई मोशन ना हो, बट स्टिल सम फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय बोथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। और वही मैं दूसरा केस लेती हूँ जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लाइक मेरे पास बॉल थी, मैंने उसको थ्रो किया। अब एक ऑब्जेक्ट तो हमारे पास थी बॉल थी। अब हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट तो कुछ था ही नहीं, तो ग्रेविटी कहाँ से आएगी? तो उस केस में हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बन के आता है? हमारी अर्थ। और अर्थ कौन सा फोर्स अप्लाई करती है फिर? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि या तो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो आपस में फोर्स अप्लाई करेंगे, और अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसके केस में दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? हमारी अर्थ, और अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी ना। ये जो स्टेटमेंट है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को पुल करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक और स्टेटमेंट है कि जब हमारे ऑब्जेक्ट का जो वेट है, जो मास है, अगर वो कम होता है तो उस केस में ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होता है, एंड वाइसा वर्सा। यानी कि इफ द masses आर स्मॉल ऑफ these ऑब्जेक्ट्स देन देयर ग्रेविटी इज ऑल्सो स्मॉल। यानी कि अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होगा वो भी कम होगा, और अगर कोई लार्ज ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाइड ज़्यादा होगा। आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो, अगर कोई छोटी चीज़ है तो उस पर आप कम फोर्स लगाओगे ना, और वही कोई बड़ी चीज़ है तो उसे मोशन में लाने के लिए आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे। सिमिलर इस केस में है, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दोनों को जो आपस में फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर वो स्मॉल है, उनका मास, उनका वेट जो है वो कम है, तो उस केस में ग्रेविटी भी कम अप्लाई होगी। यानी कि अगर कोई लाइक सपोज एक छोटी सी बॉल है तो उस पर कम ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होगा, तो वहीं अगर कोई बहुत बड़ी बॉल है या फिर कोई बहुत बड़ा कंटेनर कुछ भी है तो उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पर डिपेंडिंग ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होगा, ताकि जो अर्थ है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। Now let us see that what Isaac Newton has given as the universal law of gravitation। यानी कि isaac न्यूटन ने ग्रेविटेशन को लेकर एक यूनिवर्सल लॉ बनाया है। तो बेसिकली वो लॉ है क्या, चलिए देखते हैं। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between them to the product. It's to the product of their masses, right? यानी कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये क्या कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स which is, and that force is directly proportional to the product of their masses। यानी कि जो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस का जो मल्टीप्लाइड या जो प्रोडक्ट आता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो फोर्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोजिंगली मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी। अब मेरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है यूनिवर्स में, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ए ऑब्जेक्ट एंड बी ऑब्जेक्ट, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स के साथ, और वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि ए और बी जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब ये जो ए ऑब्जेक्ट है इसके मैं प्रोडक्ट, इसका मास ले लेती हूँ मैं m1 और बी का ले लेती हूँ मैं m2। यानी कि जो ए ऑब्जेक्ट है उसका मास है m1 और बी ऑब्जेक्ट का है m2। तो यानी कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
वो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मास के इक्वल, यानी कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the masses of the object and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, इनके बीच में क्या डिस्टेंस होगा? ऑब्वियसली यही डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में। तो ये जो डिस्टेंस है इसको लेट बी हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से, यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इससे हमने दो चीज़ें निकाली, यानी कि पहला हमें ये तो पता था कि कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में होते हैं वो एक दूसरे को किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। अब उस फोर्स से रिलेटेड हमें और जानकारी मिली कि बेसिकली ये जो फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास होगा, जो वेट होगा, उनका जो मल्टीप्लाइड होगा, जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। यानी कि अगर मेरा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आया मास का, अगर मेरा मास ज़्यादा तो मुझे फोर्स भी ज़्यादा लगाना होगा, और अगर मास कम तो फोर्स भी कम। एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज d, उसके स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा फोर्स का। सो फोर्स वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। सो हमारे पास दो न्यूमेरिकल वैल्यूज निकल के आई। फर्स्ट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the masses of the two objects, that is m1 into m2, and force is inversely proportional to the square of the distance between them। तो अभी हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दो फॉर्मूले टाइप कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाली थी। द फर्स्ट वन वाज force is directly proportional to m1 into m2 and force is inversely proportional to the square of the distance between them। अब देखियो यहाँ पे दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फोर्स है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे पास इन दोनों से मिलकर आ जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन में d स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास प्रोडक्ट ऑफ द मासेस अपॉन में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बेसिकली जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको अगर हम रिमूव करते हैं इक्वेशन के साइन से तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू डालनी होती है ना। इस केस में अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ द प्रोपोर्शनल साइन विद इक्वेशन, तो मैं जो एक कांस्टेंट वैल्यू डालती हूँ दैट इज g m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। अब बेसिकली ये जो g है दिस इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी। राइट, ये जो g हमने कांस्टेंट लगाया प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के बाद, दिस इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी। यानी कि ये जो ग्रेविटी है ये हर एक केस में सेम रहती है। इतनी ग्रेविटी तो हर ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाइड होती ही होती है। दिस इज द मिनिमम और द कांस्टेंट और द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जो हमेशा अप्लाइड रहती है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर एक्टिंग अपॉन ईच अदर। सो हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया दैट इज जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे फोर्स अगर हमें निकालना है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा द यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी, यानी कि जो एक कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है ग्रेविटी की वो मल्टीप्लाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस
बिटवीन देम। अब ये जो आया है इससे मैं ग्रेविटी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अगर मैं इसको लाइक सपोज ग्रेविटी को यही छोड़ दूँ, इसको इधर ले जाऊँ और इसको इधर ले जाऊँ, तो क्या मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, ग्रेविटी इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस अपॉन m1 इंटू m2। तो यानी कि जो मेरी यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट या जो यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी है वो क्या होती है, द फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे पे कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड देन वी स्टडीड अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिससे हमने दो कंक्लूजन्स निकाले थे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन d2। Do like our videos and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.